एक नई नवेली दुल्हन जिसकी आज सुहाग रात होती है, वो स्टेज पर बैठी होती है कि तभी वहां पर दूल्हे की एंट्री होती है। दूल्हा जैसे ही अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है, वो देखते ही कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम तो भला की खूबसूरत हो, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लड़की से कहता है कि मैं तुमको जिंदगी में हर वो खुशी दूंगा, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा। दुल्हन कहती है कि ठीक है, मैं आपकी अमानत हूँ, आपको जो भी मेरे साथ करना है कर लीजिए, और उसके बाद से मेरी लाश को मेरे मायके में ले जाकर दफना दीजिएगा। दूल्हा जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर में ये जो नई नवेली दुल्हन है वो ऐसा क्यों कह रही है। अब वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है, उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ये जो कहानी है दोस्तों, दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस कहानी को मैं पूरा सुनाऊं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती। बस्ती में ही एक थाना पड़ता है गौर थाना। गौर थाना के ही पास में गांव में 4 लड़कियां रहती हैं। 4 लड़कियां अपने गांव से निकलकर बस्ती जिले में वो पढ़ाई किया करती थी। चारों लड़कियां एक ही गांव की थी, तो वो एक ही साथ कॉलेज आती, एक ही साथ कॉलेज जाया करती। चारों पक्की सहेलियां थी। बस्ती जिले से और गांव से बस्ती जिले की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर रहती है। ये लड़कियां हर रोज 20 किलोमीटर दूरी का फासला तय करके अपने कॉलेज जाया करती थी पढ़ाई करने के लिए। चारों लड़कियां BSc में पढ़ रही थी। वो अपने गांव के रास्ते से होकर गुजरती हैं तो उनकी नजर एक पुल पर पड़ती है, और उसी पुल के नीचे एक नदी बह रही होती है, जहाँ का मौसम इतना सुहाना, इतना अच्छा कि कोई भी उस रास्ते को देखता तो एक बार वहां पर रुककर उस खूबसूरती का नजारा जरूर लेता। ऐसा ही ये लड़कियां भी जब रास्ते से गुजरती हैं और वो पुल देखती हैं और उस नदी को देखती हैं, उस नदी का नाम कुआनो नदी होता है। वो कुआनो नदी पर रुककर वहां पर कुछ देर बातें करती हैं और एक दूसरे की सेल्फी फोटो खींचा करती थी। तभी उनकी नजर एक लड़के पर जाती है, जो लड़का मछली मार रहा होता है। अब ये जो लड़कियां थी हंसी मजाक करते करते उस लड़के के पास पहुंचती हैं। लड़के से कहती हैं, क्या हमें भी मछली मारना सिखाओगे? लड़का कहता है, अब तुम पढ़ी लिखी लड़कियां भला ये काम क्यों करने लगी? और वैसे भी ये गंदा काम है, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, तुम क्या करोगी ये काम करके? उसमें से एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है वो कहती है, क्यों क्यों हम लड़कियां भला मछली क्यों नहीं मार सकती? मुझे मछली खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे मछली मारना भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये कहो कि तुम सिखाना नहीं चाहते हो, वो अलग बात है। अब ऐसे ही जो लड़कियां हैं आपस में हंसियाने टिटियाने लगती हैं, जैसे कि लड़कियों की आदत होती है। अब जो लड़का है कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मछली मारने का शौक है तो मुझे भला क्या हर्ज है तुम्हें मछली मारना सिखाने में। चलो आओ, मैं तुमको मछली मारना बताता हूँ कि मछली कैसे मारी जाती है। अब जो लड़का है उस लड़की को, जिसका नाम सीमा होता है, उस सीमा को मछली मारना सिखाता है। ये जो सीमा का हाथ है कभी उस मछुआरे के हाथों को स्पर्श करता है, कभी सीमा के जो बाल होते हैं कभी उस लड़के के बदन को स्पर्श करते हैं। अब फिर वो लड़कियां वहां पे 1-2 घंटा वक्त बिताती हैं, मछली मारती हैं। उसके बाद उस लड़के से कहती हैं, ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। अब जो लड़का है वो भी मछली मारने के बाद से वो अपने घर चला आता है। लेकिन सीमा जो थी वो तो अपने घर चली आती है, लेकिन जो वो मछुआरा होता है वो अपने घर जाता है और खाना पीना खाकर जो वो लेटता है, तो उसे बार बार उस लड़की का चेहरा यानी कि सीमा का चेहरा याद आता है। उसके हाथों का स्पर्श करना, उसके बालों का, उसके गालों को छूना, बिल्कुल वो उसी के पूरे रात भर ख्यालों में वो खोया रहता है। और जैसे ही सुबह होती, सुबह ही मछली मारने उस पुल पर पहुंच जाता है। अब लड़कियां जब कॉलेज जा रही थी उस लड़के को सुबह पाती हैं तो कहती हैं, अरे तुम तो इतनी सुबह आ गए, यहाँ पर तो अभी कोई भी मछुआरे नहीं है। सारे मछुआरे तो जो है वो मछलियां शाम में ही मारा करते हैं, आज तुम कैसे इतनी सुबह सुबह आ गए? और भला वो लड़का क्या बताए
कि वो सीमा के ख्यालों में गुमसुम था, पागल था। उसका ख्याल उसे रात भर सोने नहीं देता है और सीमा के मिलने की बेचैनी में वो सुबह सुबह ही मछली मारने वो चला आता है। फिर लड़का कहता है कि क्यों सुबह मछली नहीं मार सकते? लड़कियां कहती हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम मछली मारो, हम लोग शाम में तुमसे मिलते हैं 3 बजे। हम करो, तुम कहीं जाना मत, हमें भी मछली मारनी है तो शाम में हमारा इंतजार करना। अब लड़कियों को क्या पता था कि जो लड़का है वो उन्हीं से, वो सीमा से ही मिलने तो यहाँ पर वो सुबह सुबह आया है। अब वो लड़का वहीं पर पुल के पास बैठकर वो सुबह से लेकर 3 बजे तक उन लड़कियों के आने का इंतजार करता है। तभी वो लड़कियां जैसे ही 3 बजता है, 3:30 बजता है, लड़कियां पुल के पास पहुंचती हैं और फिर उस लड़के को, मछुआरे को देखती हैं। फिर उसके पास पहुंचती हैं, कहती हैं कि कितनी मछली तुमने अभी तक मारा? लड़का कहता है कि अभी तक तो कोई मछली फंसी नहीं, मैं थोड़ी देर ही आया हुआ हूँ। वो बताता नहीं है कि दरअसल वो सुबह से ही उन लोगों के इंतजार में बैठा हुआ है। जो लड़कियां हैं फिर वो उन लड़कियों को मछली मारना सिखाता है। सीमा जो है वो डंडा पकड़कर मछली मारने लगती है। बार जो सीमा है उसका हाथ जो है मछुआरे टच होता है, कहीं उसका जो बाल है मछुआरे के गालों को स्पर्श करता है और ये जो स्पर्श था सीमा का मछुआरे को काफ़ी ज़्यादा भाने लगा था। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मन ही मन में कहीं ना कहीं सीमा को दिल दे बैठा था। अब जो सीमा है वो मछली मार लेती है, उस मछुआरे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है कि मेरा नाम राजू निषाद है। सीमा पूछती है अच्छा तो तुम मछली मारने का ही काम करते हो? जो कहता है कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, दरअसल मैंने B.Pharma पढ़ रखा है, मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसको मछली खिलाया करो, तुम्हारी माँ जो है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो दरअसल मेरी जो जाति है, मैं मछुआरे जाति से आता हूँ, मेरे घर खानदान के लोग मछुआरे हैं, मछुआरे का काम करते हैं, तो इसीलिए मैं भी अपनी माँ को ठीक करने के लिए मैं मछली मारकर अपनी माँ के लिए लेकर जाता हूँ। लड़की सुनकर काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब में पड़ जाती है कि बताओ ये एक मछुआरा जो राजू है वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना अच्छा लड़का है कि वो अपनी माँ के लिए हर रोज मछली मारा करता है। जब चारों लड़कियां घर जाने लगती हैं तो राजू कहता है कि तुम ये मछली भी लेती जाओ। लड़कियां कहती हैं कि अब लो भला, हम लोग मछली लेकर कहाँ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। तुम्हें इतने ही मछली खिलाने का शौक है तो तुम क्यों नहीं एक काम करते, तुम अपने हाथों से ही मछली बनाकर खिला दो। और फिर ये जो लड़कियां हैं ये बात कह के हंसते हुए वो अपने घरों को लौट जाती हैं। फिर वो राजू से कहती हैं कि ठीक है, हम लोग कल इसी समय पर मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना, फिर हम लोग साथ में मछली मारेंगे। उसके बाद से चारों लड़कियां अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं और राजू जो है वहीं पर बैठ के नदी के पास ही अपनी माँ के लिए मछली मार रहा होता है। तभी तीनों लड़कियां सीमा की हंसी उड़ाती हैं कि यार मुझे लग रहा है कि राजू तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। सीमा कहती है अरे यार तुम कुछ भी कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो रास्ते भर सीमा का मजाक उड़ाती है और उसके बाद से सीमा अपने घर जाती है तो वो भी राजू के ख्यालों में गुम हो जाती है, उसके बारे में वो सोचने लगती है। फिर वो दूसरे दिन पुल के पास जाती है, फिर से उसी मछुआरे से उसकी मुलाकात होती है क्योंकि जो राजू होता है उनके लिए मछली भूनकर वो रखा हुआ होता है। वो इन चारों लड़कियों को कहता है कि लो तुम मछली खा लो। लड़कियां कहती हैं अरे पागल, तुमने तो हद कर डाली, मैंने तो बस तुमसे मजाक किया था और तुमने तो इसको सीरियस ले लिया। अब राजू कहता है कि अगर तुमने कोई फरमाइश की, अगर मैं उसको पूरा ना करूं तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। अब लड़कियां फिर हंसती हैं और चारों लड़कियां मिलकर मछली का मजा लेते हैं। उसके बाद से सीमा राजू से बातें करती है और राजू और सीमा दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और ये जो बातचीत का सिलसिला है फिर प्यार में बदल जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अब वो आए दिन उसी पुल पर यहाँ वहाँ वो अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। है ना कि दोस्तों, ये जो प्यार की भनक होती है, जो प्यार होता है वो छिपाए कहाँ ही छिपता है। इस बात की जो भनक है वो धीरे धीरे गाँव वालों को लग जाती है। अब गाँव वाले तरह तरह की बात करने लगते हैं और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी तरह आग की तरह फैल जाती है। ये बात सीमा के घर वालों को पता चल जाती है। अब जब सीमा के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो पुल पर पहुंचते हैं और जो मछुआरा राजू रहता है उसको बहुत ज़्यादा धमकाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपनी जात नहीं देखा
और तू एक मामूली सा लड़का जो मछली मारता है, मछुआरा है, वो मेरी लड़की से प्यार करे, इश्क करे। अबे साले, तुम्हारी हिम्मत ऐसी कैसे हुई? तो काफ़ी ज़्यादा राजू को उन लोग धमकाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। उसके बाद से जो राजू काफ़ी डर जाता है। उसके बाद वो उस पुल पर हफ्ते भर भी नहीं जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जो इश्क का रोग होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर किसी को लग जाए तो उसको ना चैन पड़ता है, ना उसको नींद आती है। ऐसा ही कुछ राजू के साथ और सीमा के साथ होता है। अब इधर हफ्ता भर हो गया था सीमा से मिले हुए, देखे हुए। फिर से उसको उस सीमा की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी। राजू ना आओ देखा, ना ताओ देखा, फिर से सीमा से मिलने के लिए पुल पर पहुंच गया। फिर से दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर जो गांव वाले थे, फिर से उनको इनके मिलने की भनक लग जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन गांव वाले और सीमा के घर वाले मिलकर उसी पुल पर जाते हैं और दोनों को साथ पकड़ लेते हैं। साथ पकड़ने के बाद राजू को खूब पीटते हैं। सीमा के सामने ही सीमा हाथ पैर जोड़ती है कि पापा भाई छोड़ दो, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। अब फिर उसके बाद से जी भर के राजू को पीटती हैं। उसके बाद राजू अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद के भाग जाता है। तब इसी तरह करके राजू की जान बच जाती है। सीमा को भी वो घर ले जाते हैं, काफी ज्यादा डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुमको स्कूल भेज रहा हूँ कुछ नाम करने के लिए और तुम अपने ही घर वालों का नाम डुबा रही हो। तुम इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। सीमा को भी काफी ज्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं। उसके बाद जो सीमा है वो भी ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और इन दोनों को मुलाकात के हुए, बात किए हुए 10 दिन बीत जाता है। 10 दिन बीतने के बाद सोनू और सीमा को एक दूसरे की याद बेहद सताने लगती है। 10 दिन के बाद जो सीमा है वो भी अपने स्कूल जाने लगती है। 15 दिन के बाद फिर से राजू अपने दिल के हाथों मजबूर होकर फिर वो उसी पुल पर पहुंचता है और सीमा की राह देख रहा होता है कि तभी सीमा वहां से गुजर रही होती है। जैसे ही वो राजू को देखती है, उसको वो जाकर जोर से गले लगा लेती है और बहुत रोती है। उसके बाद से दोनों फैसला करते हैं कि चलो हम लोग शादी कर ले, वरना ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। अब दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर। फिर राजू और सीमा अपने परिवार वालों को ये बात बताते हैं कि दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन जो सीमा के परिवार वाले होते हैं वो लड़के को गलत आरोप में लगाकर उसे जेल भेज देते हैं। इधर जो सीमा रहती है, लड़के को जेल गए हुए 3 महीने का वक्त बीत जाता है। उसके बाद सीमा के घर वाले सोचते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये लड़का जो है वो फिर से जेल से छूट कर आएगा। उसके बाद दोनों फिर से मिलने लगेंगे और साथ रहने लगेंगे। फिर वो सीमा की जबरदस्ती शादी करा देते हैं। तो उसकी जो माँ है काफी ज्यादा कस्में देती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। सीमा अपने प्यार, अपनी माँ की कही हुई बातों के आगे मजबूर हो गई। सीमा की माँ ने अपने बेटे को मरने की धमकी दी तो सीमा ने हाँ कर दिया कि जहाँ भी वो बोलेंगी वो शादी करने को तैयार है। इसी तरह सीमा की शादी कर दी जाती है। बड़े धूमधाम से सीमा की शादी होती है। फिर सुहागरात की रस्म आती है। लड़की सेज पर बैठी होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया। तभी वहां पर दूल्हा आता है और दूल्हा जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुल्हन उसे इतनी ज्यादा खूबसूरत मिली जिसे वो इतना पसंद करता है। वो लड़की आज रात सुहागरात मनाने के बाद वो अपनी जान दे देगी। वो जो दूल्हा है उससे कारण और वजह पूछता है तो वो बताती है कि दरअसल वो और राजू एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसकी पहली पत्नी है और उसने राजू को वचन दिया था कि वो उसके आने का इंतजार करेगी और उसकी मांग में सिर्फ उसी का सिंदूर लगाएगी। लेकिन उसकी माँ ने जब कहा कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान दे देगी, तो अपनी माँ के कहने के मुताबिक उसने उससे शादी कर ली। अपनी माँ की मर्यादा भी रखी और अपने प्यार की मर्यादा भी रखी। मेरे साथ सुहागरात मनाएंगे तो आपका मुझ पर अधिकार है क्योंकि मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, लेकिन सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी। अब जब ये बात उसका पति सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा वो निराश होता है और फिर दोनों को मिलाने की कस्में खाता है। वो सीमा से कहता है कि ये पाप होगा, अगर तुम पहले ही किसी की पत्नी हो तो भला मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ। वो राजू के आने का इंतज़ार करता है और तब तक सीमा को बिना छुए ही अब वो अपने पास रखता है। अब जब
अब जब राजू जेल से निकल कर आता है, दोनों को मिलवा देता है, यानी कि सीमा और राजू फिर से दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ।